प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस में आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी या असमीका के ऊपर बात की थी और उसे प्रूफ किया था। एक इम्पॉर्टेंट असमीका या इनइक्वालिटी थी जिसके ऊपर हमें बात करनी थी और आई होप कि वो जो लेक्चर है वो आपको समझ में भी आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। अब इसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के ऊपर। ठीक, तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर होते क्या हैं किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में। साथ ही ऑर्थोगोनल वेक्टर के बाद में हम लोग आज दो और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट प्रूफ करने वाले हैं। एक तो जनरलाइज्ड पाइथागोरस थ्योरम जो है इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, उसके ऊपर बात करेंगे, और एक जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस में वेक्टर्स के लिए, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज ये तीन चीज़ें हम लोगों को मेनली समझनी है, पढ़नी है और करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज देखना शुरू करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस में ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बताऊँगा, पूरी डेफिनेशन लिख के बताने का कोई औचित्य नहीं है, तो समझ लीजिएगा। सो सपोज दैट हमारे पास में एक VF है एंड दिस इज द इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। नाउ अब हमने इसमें दो वेक्टर्स लिए, अल्फा और बीटा। ये हमने VF के दो एलिमेंट्स ले लिए या दो वेक्टर्स ले लिए। दीज आर द टू वेक्टर्स, ठीक है ना, टू वेक्टर्स, राइट। सो ये वेक्टर्स हो गए। नाउ देन वी से अल्फा इज orthogonal to beta if and only if, okay, right, if inner product of alpha with beta is equals to 0। यानी कि कोई वेक्टर अल्फा बीटा पर we say alpha is orthogonal to beta if alpha inner product beta is equals to 0। मतलब अल्फा बीटा पर ऑर्थोगोनल होगा अगर उनका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इसको सिंबॉलिकली अगर हम लिखें तो इसको इस तरह से लिखेंगे, दैट इज अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा इम्प्लाइज इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। और ये जो रिलेशन होता है, प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर मैं कहूँ कि ये जो रिलेशन होता है ऑर्थोगोनलिटी, ये सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? ये सिमेट्रिक होता है, राइट। सो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। कैसे? अगर अल्फा जो है वो बीटा पर ऑर्थोगोनल है तो जो बीटा है वो भी अल्फा पे ऑर्थोगोनल होगा। आइए इसको देखते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है वो शून्य होगा। मतलब ये चीज़ है हमारे पास में। अब इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा और बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है, अगर उसका हम कॉन्जुगेट ले लें तो दिस इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ 0। बट हम ये जानते हैं कि 0 का कॉन्जुगेट 0 ही होता है एंड अल्फा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है उसका जो कॉन्जुगेट है दिस इज इक्वल्स टू बीटा का अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बीटा है वो ऑर्थोगोनल हो गया अल्फा के, क्योंकि उन दोनों का इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। सो इट मीन्स दैट कि इफ अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, इसका मतलब ये हो गया कि जो बीटा है वो भी अल्फा के ऊपर ऑर्थोगोनल होगा। तो जो ऑर्थोगोनलिटी, हिंदी में इसको लांबिकता कहते हैं, है ना, दो सदिशों की लांबिकता, यानी कि एक सदिश दूसरे सदिश पे लांबिक तब होता है जब उनका इनर प्रोडक्ट, है ना, हिंदी में इसको कहते हैं आंतर गुणन। तो उनका जो आंतर गुणन है अगर वो शून्य हो जाता है तो उन दोनों सदिशों को हम लोग क्या कहते हैं, आपस में ऑर्थोगोनल या लांबिक कहते हैं। और अगर पहला दूसरे पे ऊपर लांबिक है तो दूसरा पहले पर भी लांबिक होगा। इसको कहते हैं सममितता का गुण या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। तो ये आपका एक चीज हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। रिलेशन है, मतलब कि, है ना, आपको काम आ सकते हैं इसलिए। तो अगर अल्फा बीटा के ऊपर ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब ये हो गया कि A इंटू अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा ऑल्सो, वेयर A बिलोंग्स टू F, फॉर ऑल F A बिलोंग्स टू F।
यानी कोई भी स्केलर का अगर आप अल्फा के साथ में या बीटा के साथ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका बीटा के साथ में जो इनर प्रोडक्ट है या जो ऑर्थोगोनलिटी का रिलेशन है वो भी पूरा फुलफिल होगा। मतलब ये कि अगर अल्फा बीटा के साथ में ऑर्थोगोनल है तो ए अल्फा भी बीटा के साथ में ऑर्थोगोनल होगा, या फिर जो अल्फा है वो ए बीटा के साथ में भी ऑर्थोगोनल होगा। अब आप इसको कैसे देख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि ए अल्फा जो है वो ऑर्थोगोनल है बीटा से, तो इसका मतलब ये हो गया, सॉरी अल्फा ऑर्थोगोनल है बीटा के, तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा बीटा का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 होगा। अब अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ए अल्फा का अगर बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट लें तो वो भी 0 आना चाहिए। अब इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं, ए को बाहर ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं दिस वन। अब आपको पता है कि ये इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो a इंटू 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए अल्फा इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू बीटा। तो ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हो रहा है किसी वेक्टर में तो भी उसका उस वेक्टर के साथ में इनर प्रोडक्ट 0 होगा जिसके साथ पहले ही वो ऑर्थोगोनल था। ठीक है, मतलब कि दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स अगर हैं तो उनमें से किसी एक वेक्टर के साथ में अगर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी स्केलर का तो भी वो जो वेक्टर्स हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल रहेंगे। इवन आप दूसरे के साथ भी कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल ही होंगे। तो मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑर्थोगोनलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, ये तो हो गया सेकेंड। नाउ नंबर 3 जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर। मतलब जो जीरो वेक्टर होता है वो हर एक वेक्टर पर क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। अब इसको चाहो तो आप क्रॉस चेक भी कर लो। कैसे क्या क्रॉस चेक करोगे, इट्स वेरी इजी भाई। जीरो जो वेक्टर है, सपोज दैट दिस इज अ जीरो वेक्टर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू सम अल्फा, सपोज दैट, है ना, where alpha is any vector and 0 is the scalar, है ना। this is the 0 belongs to f and alpha belongs to vector, है ना, vector space का element है, मतलब any vector। now look at that, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, it is 0, right, आप इसको 0 into बीटा। अब आप 0 का बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो दिस इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हो 0 इंटू अल्फा और इनर प्रोडक्ट विथ बीटा, है ना, बिकॉज 0 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0 इंटू अल्फा बीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज 0 का आप किसी भी ये तो स्केलर होता है, किसी भी स्केलर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स ऑल्सो बिकम 0। इट मीन्स दैट कि 0 इज ऑर्थोगोनल टू बीटा। मतलब 0 हर एक वेक्टर, चाहे वो कोई भी वेक्टर हो, उसके ऊपर क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। आई रिपीट, 0 इज द ओनली वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू एनी अदर नॉन जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर ऑल्सो, मतलब ये अगली प्रॉपर्टी में है हमारी 4th नंबर की में, कि 0 is the only vector which is orthogonal to itself। मतलब कि शून्य वेक्टर ही एक ऐसा मात्र वेक्टर है जो कि स्वयं पर ही ऑर्थोगोनल होता है, यानी स्वयं पर ही लांबिक होता है। अब मतलब कि अगर वो स्वयं के ऊपर लांबिक है तो मतलब उसका उसी के साथ में इनर प्रोडक्ट अगर लेंगे तो वो 0 आ जाना चाहिए। तो आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं, लेट, अगर आप ये कह रहे हैं कि अल्फा ऑर्थोगोनल है अल्फा पे, है ना, मतलब हम चेक कर रहे हैं ना, तो ये 0 वेक्टर आ जाना चाहिए। तो अल्फा अगर ऑर्थोगोनल है अल्फा पर तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा का अल्फा के साथ में जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्म ऑफ अल्फा बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा बराबर 0। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है नॉर्म की कि अगर किसी वेक्टर का नॉर्म 0 है तो वो वेक्टर जो है वो 0 होगा। इट मीन्स दैट कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अल्फा का अल्फा के साथ, अल्फा जो है वो अल्फा के साथ में क्या है, ऑर्थोगोनल है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो वेक्टर है वो जीरो ही होगा हमेशा। मतलब केवल जीरो ही एकमात्र ऐसा वेक्टर है जो स्वयं के साथ में ऑर्थोगोनल होता है। आई रिपीट अगेन, इफ यू से दैट के अ वेक्टर इज, विच वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ, अगर कोई आपसे ये कहे कि ऐसा कौन सा वेक्टर होता है जो स्वयं के साथ ही ऑर्थोगोनल होता है, तो आपका जवाब होगा कि वो जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो खुद के साथ ही क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। इसके अलावा और कोई ऐसा वेक्टर नहीं है जो स्वयं के साथ में ऑर्थोगोनल हो। तो बच्चों ये तो हो गई किसकी डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। नाउ अब इसी में ही एक चीज आ जाती है कि ऑर्थोगोनल सेट्स, ठीक, मतलब ऑर्थोगोनल सेट्स क्या होते हैं। तो हम ये कहेंगे भाई कि A and B are two subsets of VF, then A is set to orthogonal to B if alpha is orthogonal to beta for all alpha belongs to A and for all beta belongs to B। यानी कि हम दो सेट्स को ऑर्थोगोनल कहेंगे यदि उनके अंदर के प्रत्येक वेक्टर जो हैं वो दूसरे सेट के प्रत्येक वेक्टर के साथ में क्या हो, ऑर्थोगोनल होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि इन दोनों को आप अगर ऑर्थोगोनल या लंबिक कहना चाह रहे हैं तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप इसका एक वेक्टर लें कोई भी और इसका एक वेक्टर लें कोई भी, मतलब वो सभी वेक्टर के ऊपर शर्त हो रही है ये वाली, तो उनका जो वो जो वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए, ये वाली कंडीशन, ठीक। सो दो सेट्स या दो सब स्पेसेस आपस में ऑर्थोगोनल तभी होंगे जब उनके प्रत्येक वेक्टर आपस में क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, ठीक। तो दिस इज द ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू सेट। और ऐसे ही किसी एक वेक्टर की किसी सेट के साथ भी ऑर्थोगोनलिटी हो सकती है, तो वो भी आप समझ सकते हैं कि इट्स वेरी इजी कि कोई वेक्टर जो है अगर वो किसी सेट के साथ में, किसी पर्टिकुलर सेट के साथ में ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अल्फा है वो प्रत्येक बीटा के साथ में ऑर्थोगोनल होगा फॉर ऑल बीटा बिलोंग्स टू ए, जहां पर प्रत्येक जो बीटा है वो ए का एलिमेंट है। सो ये तीन तरह की ऑर्थोगोनलिटी हमने पढ़ी। जब दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, जब एक वेक्टर जो है वो किसी सेट के साथ में ऑर्थोगोनल होता है, ये वाली दिस इज द, और एक तीसरे टाइप का हमने पढ़ा कि दो सेट आपस में ऑर्थोगोनल कब होते हैं, राइट। तो ये तो आपने पढ़ लिया कि भाई ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है, सेट्स की, वेक्टर्स की, और एक वेक्टर की एक सेट के साथ में। अब आइए जरा एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब एक वेक्टर लेते हैं, दो वेक्टर्स लेते हैं और इनर प्रोडक्ट लेते हैं और देखते हैं कि वो दो वेक्टर्स जो हैं उस पर्टिकुलर इनर प्रोडक्ट के हिसाब से ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं हैं। आइए ज़रा देखते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझते हैं और फिर प्रूफ करते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। सो क्वेश्चन है हमारे पास में, लेट एन इनर प्रोडक्ट ऑन P2। अच्छा, P2 का मतलब यहाँ पर होता है दी वेक्टर स्पेस ऑफ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। मतलब कि इस P2 के अंदर जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो मैक्सिमम सेकंड डिग्री के हो सकते हैं, फर्स्ट डिग्री के हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम जो उनकी डिग्री होगी या उनकी जो घात होगी वो द्विघात होगी, मतलब कि सेकंड डिग्री होगी, राइट। सो इन सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के वेक्टर स्पेस या इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर दो पॉलिनोमियल के इनर प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। आई रिपीट, स्मॉल p और स्मॉल q यहाँ पर दो पॉलिनोमियल या बहुपद हैं, राइट, और उनके वेक्टर स्पेस, उनके जो इनर प्रोडक्ट है उसको डिफाइन किया है -1 to +1 इंटीग्रल px into qx dx। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इनर प्रोडक्ट डिफाइन ऑन अ इनर प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक। सो उसने हमें क्या दिया कि p बराबर x और q बराबर x। हमें दिखाना है कि p इज ऑर्थोगोनल टू
क्यू, मतलब कि स्मॉल p जो है वो स्मॉल q के ऊपर ऑर्थोगोनल है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस हमें इनका इनर प्रोडक्ट निकाल के देखना है फाइनली, और अगर वो 0 आ जाता है इट मीन्स दैट कि दिस बोथ आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। सो आइए ज़रा देख लेते हैं नाउ। तो उसके लिए आप p और q का इनर प्रोडक्ट लीजिए, ये -1 to +1, p की वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है x² और ये dx। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -1 to +1 एंड दिस इज इक्वल्स टू x³ dx। अब आप जानते हैं कि ये जो x³ है वो एक ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का -1 से +1, -a से +a के इंटीग्रेशन में, या उसमें जो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे उसे उस लिमिट के साथ में इंटीग्रेट करेंगे तो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। और अगर आप सिंपली इसको इंटीग्रेट भी करेंगे x³ के x⁴/4 और फिर उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तब भी आप देखेंगे कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जैसे ही आप ये कहते हैं कि भैया इसकी वैल्यू जो है इनर प्रोडक्ट की वो 0 हो जाती है, इसका मतलब p इज ऑर्थोगोनल टू q। सो दिस इज द रिजल्ट वी हैव शो by this definition of inner product। और इस डेफिनेशन की मदद से हमने ये दिखाया कि ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्यों हैं, क्या हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, राइट। सो दिस इज द ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। अब इसके बाद में बच्चों एक रिजल्ट है, एंड दैट रिजल्ट एक थ्योरम है बेसिकली, दिस इज द जनरलाइज्ड थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, ठीक है। सो वो जनरलाइज्ड थ्योरम ऑफ पाइथागोरस क्या कहती है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। सो दिस इज द जनरलाइज्ड थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। तो दिस इज द py, स्पेलिंग है py पाइथा, सो पाइथागोरस, राइट। सो पाइथागोरस थ्योरम, oh so generalized theorem of Pythagoras। now what is the Pythagoras theorem? अब ये इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए थ्योरम है। स्टेटमेंट है इफ अल्फा एंड बीटा आर टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन इफ अल्फा एंड बीटा आर टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स in an inner product space, right, inner product space VF, then वो कह रहा है कि भैया जो अल्फा बीटा के प्लस यानी कि एडिशन का नॉर्म है, दिस स्क्वायर ऑफ दिस नॉर्म इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। सो भैया ये कह रही है ये थ्योरम, क्या, जनरलाइज्ड पाइथागोरस थ्योरम, कि अगर दो वेक्टर्स हैं किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो कि आपस में ऑर्थोगोनल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म का स्क्वायर बराबर होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, तो आइए ज़रा इसको प्रूफ करते हैं। तो सिंपली है भाई, इसका प्रूफ बिल्कुल आसान है। आपको क्या पता है, आपको पता है कि सिंस अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा का बीटा के साथ में या बीटा का अल्फा के साथ में जो इनर प्रोडक्ट है वो शून्य होने वाला है। अब नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वन, मतलब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है। तो इसका मतलब है नाउ अल्फा प्लस बीटा नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप अल्फा प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट लेंगे अल्फा प्लस बीटा के साथ में। आई रिपीट, अल्फा प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट लेंगे अल्फा प्लस बीटा के साथ में। जैसे अगर ये नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर होता तो आप अल्फा का अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट ले लेते, लेकिन यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म है और उसका स्क्वायर है। सो दिस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट। अब जो भी इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है वो लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर जो डेफिनेशन बनेगी, पहले आप इस पूरे को क्या मान लीजिए, एक वेक्टर मान लीजिए, और फिर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाइए जो आपने वहाँ पढ़ रखा है। तो ये आ जाएगा अल्फा का इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा के साथ में, प्लस फिर बीटा का इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा के साथ में। अब इसमें लगाइए क्या, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, जो कि
लेफ्ट से राइट पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब अभी आपने क्या करा, अभी आपने राइट से लेफ्ट पर डिस्ट्रीब्यूशन करा, अब करिए आप यहाँ से लेफ्ट से राइट पर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब इनके साथ में स्केलर तो है नहीं, अदरवाइज वो बाहर आ जाता। जैसे आपको पता होगा कि ऐसा हमने पढ़ रखा है कि दिस वन, और यहाँ पर अगर आपका ए अल्फा प्लस बी बीटा है यहाँ पे अगर आप गामा लगा देते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू ए बार गामा अल्फा और प्लस बीटा बार अल्फा और बीटा, ये इस तरह का होता है। ये आपने पढ़ रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस में या प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट में आपने पढ़ रखा है ना। उसमें कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी हमने जहाँ पे ये भी पढ़ा है। नाउ अब इसको जब आप इन थ्योरम से वो करोगे, यूज करोगे, तो दिस इज इक्वल्स टू अल्फा अल्फा इनर प्रोडक्ट एंड प्लस अल्फा का बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट प्लस यहाँ पर फिर बीटा का अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा का बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि भाई क्योंकि अल्फा और बीटा ऑर्थोगोनल हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ये जीरो और ये भी जीरो है ना। अब अल्फा के अल्फा के साथ में इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया प्लस ये भी जीरो हो गया प्लस बीटा का बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट मतलब नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। आप जहाँ पे लिख दीजिएगा कि अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट जीरो है बिकॉज अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा है, राइट। एंड जैसे ही आप ये प्रूफ कर देते हैं, लिख देते हैं, तो आपके पास में जो रिजल्ट था वो आसानी से प्रूफ हो जाता है। सो दिस इज द जनरलाइज्ड पाइथागोरस थ्योरम which shows that के addition of two vectors मतलब square of norm of addition of two vector is equals to norm of square of norm first vector plus square of norm of second vector। इफ एंड ओनली इफ ये केवल तभी होता है जब दोनों वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे पर क्या हो, ऑर्थोगोनल या लाम्बिक हो। सो बच्चों ये आपने जनरलाइज्ड पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर देखा, किसकी मदद से, ऑर्थोगोनलिटी की मदद से। अब यहाँ पर हम लोगों को एक थ्योरम और पढ़ना है और उस थ्योरम का नाम है ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी या ट्राइंगुलर लॉ, है ना। बेसिकली इट्स अ ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है। तो आइए ज़रा इस ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी जो है वो जस्ट कॉशी श्वार्ज इनइक्वालिटी जो है उसके बाद की एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो छूट गई थी उस समय, तो इसको हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हम लोग देखने वाले हैं, तो आइए पहले उसका स्टेटमेंट देखते हैं, देन उसको प्रूफ करते हैं। So now बच्चों this is the statement of triangular inequality। So triangular inequality, आइए ज़रा पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी वो हमसे कहती है कि भाई अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स हैं किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में। IPS मीन्स इनर प्रोडक्ट स्पेस, इट इज़ नॉट इंडियन पुलिस सर्विसेज, तो बी केयरफुल। इनर प्रोडक्ट स्पेस V, प्रूव दैट नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। यानी कि दो वेक्टर्स के सम का जो नॉर्म है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर्स के नॉर्म के सम से हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है, बड़ा कभी नहीं हो सकता है। सो दिस इज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। सो यहाँ पर इसको करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी प्रूफ करने के लिए। क्या भाई, सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि z प्लस जेड बार मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी के कॉन्जुगेट का जो सम होता है वो क्या होता है, इट्स अ 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, मतलब कि z के रियल पार्ट के 2 टाइम्स के बराबर होता है। ये आपने एक पढ़ रखा है। दूसरा आप लोगों ने जो कॉशी श्वार्ज इनइक्वालिटी पढ़ी है, कॉशी श्वार्ज इनइक्वालिटी CSI, तो ये क्या पढ़ रखा है कि भाई इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा का मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल होता है नॉर्म ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ बीटा के। आई रिपीट, ये कॉशी श्वार्ज इनइक्वालिटी में आपने पढ़ रखा है
कि दिस इज इक्वल्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ बीटा। तो इन दो चीज़ों का यहाँ पे यूज़ होने वाला है, सो बी केयरफुल। तो अब आते हैं हम लोग इसके प्रूफ पर। तो इसके प्रूफ के लिए शुरुआत यहाँ से होगी, क्या कि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है, जो आपने अभी किया है उसी का यूज़ करना है फिर से। सो दिस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट। ठीक, ये आपने देखा था अभी। अब इन दोनों का आपस में इनर प्रोडक्ट करेंगे तो दिस इज अल्फा कॉमा अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। व्हाट, दिस इज द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपने यूज करी है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे तो अल्फा का अल्फा के साथ में प्लस अल्फा का बीटा के साथ में प्लस बीटा का अल्फा के साथ में और प्लस बीटा का बीटा के साथ में इनर प्रोडक्ट। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस ये अल्फा बीटा को आप एज इट इज रहने दीजिए प्लस इसको आप लिख सकते हैं अल्फा बीटा का व्हाट, बार कॉन्जुगेट, प्लस ये बन गया बीटा का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि वास्तव में किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो कोई रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। नॉर्मली जब हम इसको डिफाइन करते हैं जनरलाइज्ड वे में तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मतलब कि जो टपल्स होते हैं किसी भी वेक्टर के, उन टपल्स में पहले वेक्टर का पहला टपल दूसरे वेक्टर के पहले टपल का कॉन्जुगेट और उनका प्रोडक्ट प्लस लाइक दैट। तो ये नॉर्मली क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हम लोग ट्रीट करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये उसका कॉन्जुगेट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब उसके कॉन्जुगेट को जोड़ा जाता है तो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ दैट नंबर। मतलब कि दिस इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ व्हाट, रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये 2 रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट हो गया, राइट। नाउ प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा नॉर्म का होल स्क्वायर, ये चल रहा है। अब आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ रखी होगी, क्या पढ़ रखी होगी भाई? नाउ अब यहाँ पर आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स थ्योरी जो है उसका एक प्रॉपर्टी और यूज़ करना है जो यहाँ पर हम यहाँ मिस कर गए थे, एंड दैट प्रॉपर्टी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है z, वो हमेशा क्या होता है, लेस और इक्वल होता है उस z के मॉड्यूलस से। मतलब कि आई रिपीट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस से हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है। सो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल, मतलब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इस रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा की जगह पर इसका मॉड्यूलस लिखने वाले हैं। मतलब इसकी जगह पर कोई बड़ी चीज लिख रहे हैं, भाई ये रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा है, मतलब कि एक तरह से रियल पार्ट ऑफ z है। अब हम इसकी तरह इसकी जगह पर इससे बड़ी चीज लिख रहे हैं तो डेफिनेटली इधर वाली चीज बढ़ जाएगी, इधर वाली चीज बढ़ जाएगी। सो दिस इज लेस देन इक्वल, दिस इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फा को होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा होल स्क्वायर। सो ये आप लोगों ने कहाँ से किया, कॉन्सेप्ट लिया, यहाँ से लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ इसके सामने आप चाहो तो लिख दीजिएगा, बिकॉज रियल पार्ट ऑफ एनी z इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। नाउ अब यहाँ पर फिर कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आप यूज़ करेंगे। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, इसकी जगह लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू ब्रैकेट नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा होल स्क्वायर। सो
नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा होल स्क्वायर। तो ये आपस में क्या आ गया, एक इनइक्वालिटी बन गई। दोनों और होल स्क्वायर है, आप होल स्क्वायर हटा दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। ठीक, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो त्रिकोण असमिका जो होती है, ओके, त्रिकोणीय जो असमिका होती है वो आपने यहाँ पर प्रूफ करी। तो बेसिकली ये क्या बताता क्या है आपको, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी बताती क्या है कि भैया दो वेक्टर्स आप ले लो, उनका योग अगर करो तो उनका जो नॉर्म आएगा वो हमेशा दोनों वेक्टर्स के अलग अलग नॉर्म के सम से छोटा ही आएगा। मतलब कि सपोज दैट एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है ना, नहीं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इनका जो सम होगा वो ये होगा। अगर दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा, देन दिस इज द अल्फा प्लस बीटा। तो वो ये कहता है भैया कि इसकी जो लंबाई है, मतलब ये जो लंबाई है वो हमेशा इस लंबाई और इस लंबाई के योग से छोटी ही आएगी हमेशा। और ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज में या किसी भी ट्राइंगल में किसी एक साइड का जो सम होता है वो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, वो है ना। तो वो जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसकी जो लेंथ होती है वो हमेशा बाकी की जो दो साइड्स होती हैं उसके सम या उसके योग से हमेशा छोटी हो सकती है या बराबर हो सकती है ज़्यादा, लेकिन बड़ी कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी इन अ इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा कि हम लोगों ने इसको प्रूफ करने के लिए इसके होल स्क्वायर्स से शुरुआत करी, फिर इसके बाद में हमें पता है कि अल्फा और बीटा का नॉर्म का होल स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब कि अगर आप नॉर्म का होल स्क्वायर ले रहे हैं तो जिसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा के साथ ही इनर प्रोडक्ट। फिर आपने बारी बारी से यहाँ पे लीनियर प्रॉपर्टी यूज़ करिए, डिस्ट्रीब्यूट करा और आपके सामने ये स्थिति आ गई। फिर यहाँ पर आपने ये वाली चीज़ यूज़ कर ली कि भैया z प्लस जेड बार बराबर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z के बराबर होता है। तो आप लोगों ने पहले क्या करा था, इसको इस तरह से लिखा, फिर इसमें ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब फिर यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी यूज हो गई कि भैया रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इट्स मॉड्यूलस। तो आपने फिर इसको यहाँ लिखा और जैसे ही आपने ये लिखा तो फिर यहाँ पर आपने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी यहाँ पे यूज़ कर लिया। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दिस बाय कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो आपने इसकी जगह पर मॉड्यूलस ऑफ अल्फा बीटा के इनर प्रोडक्ट की जगह नॉर्म ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा लिख दिया। 2 टाइम्स पहले से ही चल रहा था तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, दोनों ओर से होल स्क्वायर हटा दिया एंड यू विल गेट द ट्राइंगल इनइक्वालिटी इन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ 2 वेक्टर्स फॉर 2 वेक्टर्स। तो इस तरह से बच्चों ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, एक तो जनरलाइज्ड पाइथागोरस थ्योरम और एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो बेसिकली कॉशी श्वार्ट्ज के जस्ट बाद थी, इसमें कहीं से ऑर्थोगोनलिटी का यूज़ नहीं हुआ है। ऑर्थोगोनलिटी यूज़ हुई थी किस में, पाइथागोरस थ्योरम में, बिकॉज वहाँ पे 2 जो वेक्टर्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल थे, तो इसलिए वहाँ पे यूज़ हुई। तो इस तरह से आप लोगों ने आज यहाँ पे 3 चीज़ों को समझा आसानी से। आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा, है ना। नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे ईमेल आईडी पर जो कि आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप उसके ऊपर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। यहाँ पर फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चों कि आप लोग मुझे अननेसेसरी फ़ोन ना किया करें। आपको कोई डाउट या क्वेरी आती है वीडियो में तो आप ईमेल के माध्यम से पूछ लिया करें, क्योंकि सभी बच्चों के फ़ोन कॉल्स अटेंड करना मेरे लिए संभव नहीं है। ठीक, आप जो वीडियो अपलोड्स हो रहे हैं हमारे उनके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक, बट इट्स योर चॉइस, राइट। सो आप वीडियो देखते रहिए, हमारे साथ में बने रहिए। हम जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में इस लेक्चर सीरीज़ यानी इनर प्रोडक्ट स्पेस के नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ बने रहिए। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करिए, यानी अपने देश के ही जो लोगों ने कंपनियां स्थापित करी है उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।